Good morning, students. Welcome online platform. In this video, we study BA Part Third, the poem "The Sea and the Skylark," written by G.M. Hopkins. In this video, we study life history of the poet and his works. So let's start. Introduction to the poet. Gerard Manley Hopkins, G.M. Hopkins, was born in a middle-class family in 1844. G.M. हॉपकिंस का जन्म 1844 में एक मध्यम परिवार में हुआ. He was educated at Balliol College, Oxford. उनकी जो शिक्षा है वो ऑक्सफोर्ड की वेलियल कॉलेज में हुई. He was the pupil of Jobeit and Pater. वो जॉबेट एंड पेटर के शिष्य थे. ब्रिजेस एंड डॉल्न वर अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, ये भी उनके मित्र थे. कन्वेंट्री पैटमोर बिकेम ए क्लोज फ्रेंड, ये भी इनके घनिष्ठ मित्र बन गए इन हिज लेटर लाइफ, इनके बाद के जीवन में. ही वॉज ए डिसिपल ऑफ प्यूसी एंड लिडन, वो प्यूसी और लिडन के शिष्य भी रहे. And after his conversion in 1866 to the Church of Home of Newman, इसके बाद 1866 में वो जो चर्च है, जो धार्मिक जो है, उसके संपर्क में आ गए, न्यूमैन के संपर्क में आ गए. He entered the Jesuit Novitiate in 1868, और जो जीसस धार्मिक जो संस्था थी उसमें उन्होंने 1868 में प्रवेश किया. The eldest child of a middle class family, मिडल क्लास उस मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे बड़ा बेटा था. हॉपकिंस वॉज एजुकेटेड, हॉपकिंस ने शिक्षा ग्रहण की एट हाईगेट स्कूल में, एंड लेटर वेंट टू ऑक्सफोर्ड, और इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड चले गए. वेयर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जहाँ वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के प्रभाव में आए. एंड जॉन हेनरी न्यूमैन के प्रभाव में आए. आपको ये भी पता है कि जॉन हेनरी जो न्यूमैन थे वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के अग्रणी नेताओं में से थे. पायोनियर कहा जाता है इनको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पायोनियर कहा जाता है जॉन हेनरी न्यूमैन को. हिज रिलीजियस बैकग्राउंड वॉज हाई चर्च एंड इन ऑर्डर टू प्लीज हिज मदर. हिज रिलीजियस बैकग्राउंड बाई हाई चर्च, उनका धार्मिक पृष्ठभूमि हाई चर्च, वॉज इन ऑर्डर टू प्लीज, ये अपनी माँ को खुश करने के लिए था, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति अपनी माँ को खुश करने के लिए रखता था. बाइबल रीडिंग हैड बिकम ए हैबिट विद हिम, और बाइबल को पढ़ना उसकी आदत बन गई. इन 1866 में एट द एज ऑफ 22 वर्ष की उम्र में ही कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिज्म, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके रोमन कैथोलिज्म में आ गए. 2 years लेटर, 2 साल बाद ही जॉइन दी ज्यूस सोसाइटी, उन्होंने ज्यूस जो धार्मिक सोसाइटी थी उसको ज्वाइन कर लिया. एंड इन 1877 और 1877 में बाज ऑर्डेन टू प्रीस्टहुड, उनको पादरी से विभूषित किया गया, अर्थात वो पादरी बन गए. इंटेलेक्चुअल ब्राइट एंड क्यूरियस, बौद्धिक रूप से तेज और जिज्ञासु प्रवृत्ति के. He had wide-ranging interest which perhaps could not be used by the Jewish society. वो बौद्धिक, intellectually bright, बौद्धिक रूप से प्रखर, जिज्ञासु. He had wide-ranging interest, और वो बहुत ही अधिक रुचियाँ रखते थे. शायद could not be best used, शायद जो Jewish सोसाइटी है वो अच्छी तरीके से उनका प्रयोग नहीं कर पाई. हॉपकिंस spent a lifetime in a situation of conflict. हॉपकिंस ने अपना अधिकतर जो समय है वो विवादों में व्यतीत किया, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, विवाद में. एंड सेल्फ इन्फ्लेक्टेड अटेम्प्ट्स टू डिसिप्लिन हिज इंटेलेक्चुअल विगोर, और स्वयं ने ही अपने बौद्धिक जो जोश है उसको बनाए रखने का प्रयास किया. ही फेल्ट, वो महसूस करता है दैट की हिज पोएटिक एबिलिटी, उसका जब काव्यात्मक जो क्षमता है बहुत कॉन्ट्रेरी, वो बिल्कुल विपरीत है टू हिज प्रिस्टली ड्यूटीज़, उसके पादरी वाले कार्य से.
कि वो जो उसका लेखन का जो कार्य है उसके पादरी के कार्य से बिल्कुल भिन्न है, एंड दैट दिस एक्टिविटी वुड नॉट विन हिम, और यह जो काम है उसे जिता नहीं पाएगा दी अप्रूवल ऑफ हिज सुपीरियर्स, कि जो उसके सुपीरियर्स है, जो उसके श्रेष्ठ है, वो उसको अनुमोदन नहीं कर पाएंगे कि वो एक महान कवि है। इन 1884 1884 में हॉपकिंस वॉज अपॉइंटेड, हॉपकिंस को चुना गया टू द चेयर ऑफ ग्रीक एट डबलिन, डबलिन में चेयर ऑफ ग्रीक नाम, डबलिन यूनिवर्सिटी में। ही वॉज ए पॉइंट ऑफ मच ओरिजिनलिटी, वो मौलिक रूप से वास्तव में कवि था, मतलब मौलिक रूप से अधिक कवि था, एंड स्किलफुल इनोवेटर इन रिदम, और जो रिदम जो होती है, लय जो होती है, उनका बड़े ही स्किलफुल, बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही दक्षता से इनोवेटर, निर्माण करने वाला था। ही रोट ए नंबर ऑफ शॉर्ट पोइम्स, उसने बहुत अधिक लघु कविताएं लिखी हैं, विच वर कलेक्टेड, जिनको की इकट्ठा किया गया, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, बाय रॉबर्ट ब्रिजेज के द्वारा, हु पब्लिश, जिन्होंने प्रकाशित किया, ए स्मॉल कलेक्शन, एक छोटा कलेक्शन, फ्रॉम देम इन माइल पोइट्स एंड पोइट्री ऑफ कंट्री, इस नाम से उसकी कविताओं को प्रकाशित किया गया। ए प्रैक्टिकली कंप्लीट एडिशन ऑफ हिज पोइम, उसकी जो प्रैक्टिकली कंप्लीट जो एडिशन उसकी कविताओं का था, वॉज पब्लिश, वो प्रकाशित हुआ इन 1918 1918 में। इट वॉज रीइश्यूड विद सम एडिशंस इन 1930, 1930 में उसके एडिशन फिर पुणे से प्रकाशित हुए, जारी हुए। हॉपकिंस टुडे इज रिगार्डेड, हॉपकिंस को आज रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द मेजर पोइट्स, महान कवियों में से एक, ऑफ रियल्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी कविता में। आल्दो, यद्यपि, हिज इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है, इज मोर टेक्निकल देन स्पिरिचुअल, वो भावनात्मक के बजाय ज़्यादा तकनीकी है। वो कह रहा है कि ऑल्दो हिज इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है, इज मोर टेक्निकल, अधिक तकनीकी है बजाय स्पिरिचुअल के। येट हिज एक्यूट सेंसिबिलिटी, लेकिन उनकी जो तीक्ष्ण जो सेंसिबिलिटी है, किसकी सेंसिबिलिटी, सुंदरता के बारे में, हिज ओरिजिनल मेटाफर्स, उनके जो मौलिक जो रूपक हैं उनके बारे में, एंड हिज सिंसियरिटी, और उनकी वफादारी, कुड नॉट बी डिनाइड, कैन नॉट बी डिनाइड, इससे उनको मना नहीं किया जा सकता। अमंग हॉपकिंस मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक पीसेस, हॉपकिंस की जो मुख्य जो रचनाएं हैं उनमें द रेक ऑफ डच लैंड एंड द विंड होवर। हिज नोटबुक एडिटेड, उनकी जो नोटबुक है जिसका एडिटर किया गया है बाई एच हाउस के द्वारा, हैव बीन पब्लिश, जो 1937 में प्रकाशित हुई। दीज नोटबुक, ये जो नोटबुक्स हैं, कंटेंस वैल्यूबल, उनमें बहुनिहित है, बहुमूल्य, एंड इंटरेस्टिंग प्रोज पैसेज, रुचिकर गद्य के पैसेज हैं। हिज लेटर्स, उनके जो पत्र, आर आल्सो वेरी वैल्यूबल, बहुत ही बहुमूल्य हैं, एंड इंटरेस्टिंग, रुचिकर है, हैव बीन एडिटेड, और जिनको की एडिट किया गया है बाई सी अबॉट के द्वारा 1935 से 1938। हॉपकिंस वॉज ए रिलीजियस पोइट, हॉपकिंस जो है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के कवि हैं। हु सा गॉड्स ग्लोरी, जिन्होंने भगवान की जो महिमा है उसको देखा है, इन दी ब्यूटी, सुंदरता में, एंड स्प्लेंडर, और उसके वैभव में, ऑफ नेचर, प्रकृति में। हॉपकिंस क्या कह रहा है कि हॉपकिंस वॉज ए रिलीजियस पोइट, हॉपकिंस जो है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का कवि है, जिसने भगवान की जो ग्लोरी है, उसकी सुंदरता की जो महिमा है और उसका वैभव जो है, उसने उसको प्रकृति में महसूस किया है, या उसने प्रकृति में उसको देखा है। बट हिज लास्ट पोइम्स, लेकिन उनकी जो अंतिम जो कविताएं हैं, विच आर कॉल्ड दी टेरिबल सोनेट्स, जिनको कि टेरिबल मन भयानक, सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, वर रिटन एट दी टाइम, वो उस समय लिखी गई, व्हेन ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली इल, जब वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार था। लास्ट टाइम कि उसकी जो लास्ट जो कविताएं हैं, जिनको कि टेरिबल सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, वो तब लिखी गई जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार था। दे कन्वे ए सेंस ऑफ ग्लूम एंड डेस्पेयर, और ये जो सोनेट्स हैं वो हमें उसकी उदासीनता और उसकी निराशा को शो करते हैं। तो इस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जीएम हॉपकिंस की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा,
उन्होंने कहाँ स्टडी की उसके बारे में पढ़ा, किस किस का प्रभाव उन पर पड़ा उसके बारे में पढ़ा, और किस तरीके से लास्ट में उन्होंने टेरिबल सोनेट्स लिखे हैं जो उसकी ग्लूम और डेस्पेयर को शो करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।